तो स्वागत है आप सबका दोस्तों सीए ड्रीम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आए हैं। तो पिछली वीडियो में जैसे हमने कंटीजेंट एसेट और कंटीजेंट लाइबिलिटी का जो चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर, उसको डील किया था। तो इस वीडियो में भी हमारा यूनिट 1 का एक और चैप्टर है, अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ये भी बहुत छोटा सा ही चैप्टर है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम कोई बड़ा चैप्टर उठाएंगे। ठीक, तो ये भी एक छोटा सा चैप्टर है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा कि मेजरमेंट सबसे वाइटल कॉन्सेप्ट होता है, सबसे वाइटल एस्पेक्ट होता है हमारा अकाउंटिंग का। बिल्कुल सही बात है ना। प्राइमरीली ट्रांजेक्शन्स आर इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन और इवेंट्स होते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स, उन्हें हम सबसे पहले अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। और कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? सबसे पहले जर्नल में। ठीक है, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होते हैं उनको मनी में मेजर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उनको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते हो, फिर आप उनको रिकॉर्ड करने का कोई हक नहीं है। ठीक है, तो अगर वो मनी में मेजर कर सकते हो उन ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को, तो इनको रिकॉर्ड करो। अगर नहीं मेजर कर सकते हो तो उनको रिकॉर्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब तीन एलिमेंट्स होते हैं मेजरमेंट के, तीन महत्वपूर्ण एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन और इवेंट को क्या करने के, मेजर करने के। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स टू बी मेजर्ड। जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी इवेंट, जो भी ट्रांजैक्शन मेजर करना चाहते हो उसको ठीक से आइडेंटिफाई करो। ठीक है, सेकंड, सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड और स्केल टू बी यूज्ड। ठीक है, एक स्टैंडर्ड, एक स्केल सेट करो, किस तहत उसको मेजर करना चाहते हो। ठीक, थर्ड है इवैल्यूएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड और स्केल। ठीक है, तो इवैल्यूएट करो, इवैल्यूएट करो जो भी आप ट्रांजैक्शन और इवेंट आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो उसको मनी के टर्म्स में मेजर करना है। तो इसको इवैल्यूएट करो कि वो मनी के टर्म्स में कितना हो रहा है, कितनी वैल्यू का है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट कि देर आर 4 जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट बेसिस और वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो 4 हमारे पास बेसिस हैं, किस चीज़ के? वैल्यूएशन के। पहला बेस है हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम दोस्तों जनरली फिक्स्ड एसेट्स को वैल्यू करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स को उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही वैल्यू किया जाता है। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है दोस्त परचेज कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे आपने परचेज किया था। तो जो हमारी फिक्स्ड एसेट होती है उनको उनकी परचेज की हुई प्राइस पे ही वैल्यू किया जाता है। ठीक है, हालांकि ये एग्जैक्टली परचेज कॉस्ट ही नहीं है। मतलब आपने मशीन खरीदी 60,000 रुपये की, तो केवल वो 60,000 रुपये पे ही वैल्यू नहीं की जाएगी। उसके अंदर उसको जो दुकानदार है उसकी दुकान पर से अपनी फैक्ट्री तक लाने का जो खर्चा है वो सब भी जोड़ा जाता है, प्लस उसको पुट टू यूज़ बनाने के जो खर्चे होते हैं। यानी कि फिक्स्ड एसेट में उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जोड़े जाते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम फिक्स्ड एसेट को मेजर करते हैं, जो कि होता है उसकी परचेज कॉस्ट पे, प्लस उसके ऊपर जो और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं सब मिला के परचेज कॉस्ट आती है, उसके ऊपर मेजर किया जाता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट है करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट का मतलब होता है दोस्त बुक वैल्यू। ठीक है, तो बुक वैल्यू का मीनिंग होता है कि कोई भी चीज़, जैसे कोई भी फिक्स्ड एसेट मान लो आपने खरीदा है, तो आपको पिछली वीडियो में मेरे ख्याल से मैंने आपको बुक वैल्यू का मतलब समझाया था कि आपने कोई भी फिक्स्ड एसेट मान लो 1/4/2018 को खरीदी 60,000 रुपये की, और उस पर हर साल 10% का डिप्रिसिएशन लगाना है। तो साल 2018-19 में कितने रुपए का डिप्रिसिएशन लगेगा? 6,000 रुपये का, है ना। अब 1/4/2019 को उसकी क्या वैल्यू बचेगी इस फिक्स्ड एसेट की? 54,000 रुपीज़। तो ये क्या कही जाएगी उसकी? ये वैल्यू जो है 54,000 रुपीज़ की वैल्यू, ये कही जाएगी उसकी बुक वैल्यू। ठीक है,
तो आप इसको बुक वैल्यू भी कह सकते हैं और आप चाहें तो इसको करंट कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलो नेक्स्ट है रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है भाई मार्केट वैल्यू, और ये जो वैल्यू होती है मोस्टली इन्वेंट्री या स्टॉक को मेजर करने के लिए यूज होती है। ठीक है, तो रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है मार्केट वैल्यू दोस्त। तो मैंने आपको याद है बताया था कि स्टॉक को कॉस्ट या मार्केट वैल्यू दोनों में से जो कम होता है उसके ऊपर वैल्यू किया जाता है ना, तो वहां पे ये ज़रूरत होती है रियलाइजेबल वैल्यू की। अब नेक्स्ट है दोस्त प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है फ्यूचर में कोई सामान आप लेना चाहते हैं, कोई मान लो एसेट खरीदना चाहते हैं, ठीक है, फ्यूचर में कोई एसेट खरीदना है तो उसकी आज क्या कीमत है, आज क्या कीमत है। ठीक है, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई एसेट बेचना भी है तो आप जानना चाहते हैं कि उसकी आज क्या कीमत है, तो उसको कहते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, किसी चीज़ की, किसी भी एसेट की प्रेजेंट वैल्यू निकालना, आज की तारीख में क्या कीमत है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो जैसे कि आपको प्लानिंग बना रहे हैं कि आप 5 साल बाद कोई ज़मीन खरीदेंगे और वो ज़मीन उस समय 10 लाख रुपए की होगी, आपने एस्टिमेट लगाया, तो आज के समय में उसकी कीमत क्या है, प्रेजेंट वैल्यू उसकी क्या है, वो कंप्यूट करना क्या कहलाता है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करना, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। तो आज आपने निकाला उस ज़मीन की कीमत है 6 लाख रुपया। ठीक है, तो 6 लाख रुपए उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है दोस्त, तो ये चार थे हमारे जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट बेसिस। इन चार चीज़ों के ऊपर हम चीज़ों को मेजर करते हैं। ठीक है, हमारे एसेट्स, हमारे स्टॉक, इन चार तरीक़ों से हम इन चार मेजरमेंट बेसिस को यूज़ करते हैं उनको मेजर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्त अकाउंटिंग एस्टिमेट। अकाउंटिंग एस्टिमेट का क्या मतलब है, अकाउंटिंग एस्टिमेट इज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द अमाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड ऑन आइटम्स फॉर विच नो प्रिसाइज मीन्स ऑफ मेजरमेंट आर अवेलेबल। ठीक है, तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एक अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट होता है, अंदाज़ा मेजरमेंट होता है। ठीक है, आप एक तरीके से तुक्का लगाते हैं। ठीक है, तुक्का भी ऐसे नहीं कि जैसे आप इकोनॉमिक्स वगैरह के पेपर में लगा के आएंगे जय माता दी जय माता दी, ये नहीं, हम एक अप्रोक्सीमेट तुक्का लगाते हैं, अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, दे आर बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑन जजमेंट एंड डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये जो हम तुक्का भी लगाते हैं तो ये तुक्का हम स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के दम पे हमने ली होती है, तो उसके दम पे लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं है भी कुछ भी नहीं बोल देते। ठीक है, तो ये जो अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट हम करते हैं तो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बेस पे करते हैं। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये मोस्टली यूज़ होता है डेप्रिसिएशन का मेथड चूज करने में। मैंने आपको बताया था, याद हो तो, डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, मशीन आर रेट मेथड, प्रोडक्शन मेथड। तो ये चूज करना कि हमारी जो फिक्स्ड एसेट है उसके ऊपर कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड मोस्ट सूटेबल होगा, तो उसके चीज़ का चुनाव करने में हम क्या करते हैं, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट हेल्प करते हैं। कि हमें श्योरली नहीं पता है कि क्या सही रहेगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हमें लग रहा है कि SLM सबसे अच्छा रहेगा तो SLM लगा दो। ठीक है, दूसरी चीज उस फिक्स्ड एसेट की यूजफुल लाइफ। ठीक है, एक्यूरेटली बेटा कोई नहीं बता सकता कि कोई भी फिक्स्ड एसेट कितने साल चलेगी, तो हम अंदाजा ही लगाते हैं कि ये फिक्स्ड एसेट 10 साल चलेगी, या ये फिक्स्ड एसेट 15 साल चलेगी। ठीक है, या ये फिक्स्ड एसेट 20 साल चलेगी, या ये फिक्स्ड एसेट 25 साल चलेगी। तो ये अंदाजा ही होता है, लेकिन अंदाजा भी तुक्का नहीं मारते हैं। अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट हम अपनी नॉलेज और अपनी ट्रेनिंग के आधार पे, मतलब 19-20 का अंतर होता है अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट और रियल फिगर्स में। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट भी हम बहुत ध्यान से लेते हैं। तो यूजफुल लाइफ के ऊपर हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट यूज करते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी के ऊपर यूज करते हैं, एक्सेट्रा और भी कई चीजें होती हैं दोस्तों।
तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इज नीडेड व्हेन से दैट there is an effect of the carrying amount of already existing assets and liabilities, and a change is required so that the future and transactions and working can be easy to do. ठीक है, अकाउंटिंग एस्टिमेट में अगर आपको कभी कोई चेंज करना है, ठीक है, तो आपको वो चेंज आप कब कर सकते हैं, जब उसका आप इफेक्ट उसकी कैरिंग अमाउंट में दिखा दें, उस एसेट और लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट में उस अकाउंटिंग एस्टिमेट के चेंज का इफेक्ट दिखा दें, तब आप क्या कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग एस्टिमेट का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ किया जाता है, एसेट की यूजफुल लाइफ वगैरह डिटरमाइन करने में, एसेट के मेजरमेंट में कौन सा मेथड यूज़ करना है, इन्वेंट्री के मैनेजमेंट में मेजरमेंट में कौन सा मेथड यूज़ करना है। ठीक है, और क्या नाम है, और भी जहाँ जहाँ चीज़ें मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट के मेजरमेंट में कौन सा मेथड यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं तो सामने वाले की एसेट्स को कितनी वैल्यू पे मेजर करना है, ये सब चीज़ों ये सब सिचुएशंस में हमें ये मदद करता है अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका चैप्टर, ये भी यूनिट 1 का ही चैप्टर है, अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो ये चैप्टर इतना ही बड़ा था दोस्तों, तो ये समाप्त होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम किसी नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।